इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपका जो बिज़नेस का टर्नओवर है, सेल है, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 25-26 मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, किस बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, किस-किस पर्सन के ऊपर ये जो है क्लॉज़ एप्लीकेबल होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सारी ही चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी बिज़नेस करते हैं, तो उस बिज़नेस के अंदर कैसे आप 2 करोड़ रुपए तक की सेल के ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बिज़नेस की डेफ़िनेशन भी बताऊँगा कि बिज़नेस के अंदर किस-किस बिज़नेस को कंसिडर किया गया है, कौन-कौन से बिज़नेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, किस-किस पर्सन को ये बेनिफिट मिलेगा। और वो कैलकुलेशन भी मैं अब आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक प्रैक्टिकल क्लैरिटी भी मिल सके। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 44 एडी जो है, वो एक सेक्शन है जहाँ पर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रिज़म्पटिव बेसिस पर फाइल कर सकते हैं। मीन्स अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और आपके बिज़नेस का टर्नओवर, वैसे तो इस सेक्शन के अंदर जो लिमिट है वो बढ़ाकर 3 करोड़ की कर दी गई है। 3 करोड़ अगर आपका पूरा ही जो रिसिप्ट है उस बिज़नेस से वो डिजिटल मोड में है, बैंकिंग मोड में है, तो 3 करोड़ रुपए तक भी अगर आपका टर्नओवर है, सेल है, तो उस केस में फिर आप सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ मैं 2 करोड़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि आपको जो बेनिफिट मिलेगा ज़ीरो टैक्स का केवल वो 2 करोड़ रुपए तक ही मिलेगा। तो सेक्शन 44 देखिए ये कहता है कि अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं, तो स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब क्या है और एलिजिबल टैक्स पेयर का मतलब क्या है, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो अगर आप एक एलिजिबल स्मॉल टैक्स पेयर हैं, तो आप अपनी इनकम को प्रिज़म्पटिव बेसिस पर डिक्लेयर कर सकते हैं। मीन्स आपको किसी भी तरीके की बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सेल हुआ उसका एक परसेंटेज जो है वो आपका मान लिया जाएगा कि यही आपका प्रॉफ़िट है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उसको मान लेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर आपका 2 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है, तो उस केस में आपको बुक्स वगैरह मेंटेन ना करें। आप सिंपली डिक्लेयर कर दें एक परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज अपनी ग्रॉस रिसिप्ट की सेल की, तो वही आपकी हम जो है प्रॉफ़िट मानते हुए उसके ऊपर ही आपसे टैक्स ले लेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अभी कोई क्लॉज़ नहीं है, अभी भी आप 24-25 की आईटीआर भी इसके अंदर फ़ाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ 2 करोड़ टर्नओवर, वो 2 करोड़ टर्नओवर की बजाय आपको 1.16 लाख का टर्नओवर जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 मीन्स करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी चाहते हैं कि आपको कोई टैक्स पे ना करने पड़े, क्योंकि वहाँ पर जो न्यू टैक्स रेज़ीम में लिमिट है 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है कि आपको एक्चुअल प्रॉफ़िट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक टर्नओवर का फ़िक्स परसेंटेज आप अज़्यूम कर लें, वही आपकी इनकम मान ली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे किया जाएगा और आपको जो इनकम टैक्स की रिबेट होती है सेक्शन 87 की, वो रिबेट आपको मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि जो टर्नओवर है अगर आपका 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको जो भी आपकी उस बिज़नेस के अंदर रिसिप्ट है डिजिटल मोड में, बैंकिंग मोड में, तो उस केस में उसका 6% प्रॉफ़िट जो है आप डिक्लेयर कर देंगे। तो जैसे कि आपका अगर 2 करोड़ का ही टर्नओवर है, सपोज़ अगर मैं 6% उसका ले लेता हूँ और आपका जो वो सेल आपने की है उसकी सारी ही रिसिप्ट अगर आपने बैंकिंग मोड में ली हैं, डिजिटल मोड में ली हैं, तो 12 लाख रुपए का प्रॉफ़िट जो है आप डिक्लेयर कर देंगे। वहीं अगर सपोज़ करें कुछ पार्ट आपका कैश में भी आया है, तो जो रिसिप्ट आपकी कैश में आई है, तो कैश के केस में आपको जो परसेंटेज लगानी पड़ेगी वो 6% नहीं लगानी पड़ेगी, उस केस में फिर 8% लगानी पड़ेगी। तो 6% का जो रेट है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए है, बैंकिंग मोड ट्रांजैक्शन के लिए है, कैश ट्रांजैक्शन के लिए आपको 8% लगाना पड़ेगा। तो ये जो है एक प्रिज़म्पटिव बेसिस पर आप अपना प्रॉफ़िट जो है वो इनकम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब ये डिक्लेयर कर देंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपको कोई बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने डिक्लेयर कर दिया यही मान लिया जाएगा। बट यहाँ पर एक क्लॉज़ और ध्यान रखें साथियों, ये जो 6% और 8% की लिमिट है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक्चुअल में प्रॉफ़िट ज़्यादा है, सपोज़ कोई आप ऐसा बिज़नेस करते हैं जहाँ पर आपका जो मार्जिन है वो 10-12% रहता है, तो उस केस में फिर आपको वो 10% मार्जिन या 12% मार्जिन ही दिखाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप जो है उससे कम दिखा देंगे, 6% दिखा देंगे। तो वो भी मैं आगे जो है डिस्कस करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो देखिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपकी बिज़नेस इनकम होती है, तो बिज़नेस इनकम के ऊपर भी जो न्यू टैक्स रेज़ीम का इनकम टैक्स का स्लैब
इस बजट के अंदर बताया गया था 25-26 के लिए, वो आपके सामने है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख 5% 20,000 टैक्स हो गया, 8 से 12 फिर 10% लग गया, 4 लाख के ऊपर 40,000 हो गया। तो इस तरीके से 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आप देखेंगे टोटल 20,000 प्लस 40,000 आपका टोटल 60,000 का टैक्स जो है वो बन जाता है। तो अगर इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम देखें, सपोज़ आपकी जो टर्नओवर थी, जो आपकी सेल थी, वो 20 लाख रुपीज़ की थी। तो उसका आप अगर 20% 6% सॉरी आप इसका प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं, ये मैं मान के चलता हूँ, जो भी आपने ये सेल की होगी इसके अगेंस्ट जो रिसिप्ट आपको मिली होगी, आपके बैंक में ही पैसा आया होगा, बैंकिंग मोड से ही सारा पैसा आया होगा। तो उस केस में जो परसेंटेज आपको अप्लाई करनी है वो 6% करनी है। तो इसके लिए जनरली आप ITR 4 जो है वो फाइल करते हैं। ITR 4 के अंदर ही ऑप्शन दिया जाता है आपको कि आप सेक्शन 44 AD चूज़ करके अपनी ITR को फाइल कर लें। तो 2 करोड़ का 6% हो गया 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि ये बिज़नेस इनकम है, बिज़नेस इनकम के ऊपर ये इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल होगा तो 12 लाख रुपए तक आपका 60,000 रुपये टैक्स लगना है। और जैसा कि इस बजट के अंदर बताया गया, अब 12 लाख रुपए तक तो आपको कोई टैक्स पे करना ही नहीं है। तो 12 लाख रुपए तक जो 60,000 का टैक्स बना, उसकी आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी और इस तरीके से आपकी जो फाइनल टैक्स पेबल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक भी है और आप बिज़नेस करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी ITR को फाइल कर लेंगे, जहाँ पर आपको ITR 4 फाइल करनी पड़ेगी। बट इसके आगे कुछ और चीज़ें भी आपके लिए समझनी ज़रूरी हैं, वो भी मैं अभी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो देखिए, हु इज़ एलिजिबल अंडर सेक्शन 44 AD। तो सबसे पहले तो 44 AD के अंदर कौन कौन पर्सन जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकता है। तो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप। राम श्याम कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि इंडिविजुअल हो, जो कि अपनी प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम करके काम शुरू करता है। कोई रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म हो सकती है एक्सक्लूडिंग LLPs। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं वो यहाँ पर कवर नहीं की जाती हैं, यहाँ केवल पार्टनरशिप फर्म जो हैं वो कवर की जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर सारे ही पर्सन जो है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या पार्टनरशिप फर्म हो, सारे ही पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, रेजिडेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया अगर चाहेगा कि ITR इस तरीके से फाइल कर ले, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन के ऊपर ये क्लॉज जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सेक्शन 44 AD के अंदर ITR 4 अपनी फाइल नहीं कर पाएगा। वहीं कुछ ऐसे बिज़नेस भी बताए गए हैं जो कि सेक्शन 44 AD के अंदर कवर नहीं होते हैं। तो नॉर्मली तो आप किसी भी तरीके का बिज़नेस करते हो, सपोज़ आपकी कोई जनरल स्टोर है, करियाने का दुकान है, कोई आपका मेडिकल स्टोर है, तो आप का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो आप जो है सेक्शन 44 AD के अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी ITR 4 फाइल कर लें और 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दें। अगर आपको कुछ रिसिप्ट कैश में मिली है तो उसका 8% डिक्लेयर कर दें। बट अब मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि किस किस तरीके के बिज़नेस आप सेक्शन 44 AD में कवर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो सपोज़ करें आप एक प्रोफेशनल हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, IT कंसल्टेंट है, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं। तो इनके लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है, सेक्शन 44 ADA। तो ये जो पर्सन होंगे, ये जो इंडिविजुअल होंगे, ये जो है सेक्शन 44 ADA के अंदर अपनी ITR फाइल करेंगे, जहाँ पर इनको मिनिमम 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इस तरीके के जो प्रोफेशनल्स हैं वो 44 AD के अंदर कवर नहीं होते हैं, वो 44 ADA के अंदर कवर होते हैं। इसी तरीके से सपोज़ आपका कमीशन और ब्रोकरेज का बिज़नेस है, तो कमीशन और ब्रोकरेज का अगर आपका बिज़नेस है, कोई स्पेकुलेटिव बिज़नेस है, तो उस केस में फिर आपको सेक्शन 44 AD में ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपका कोई एजेंसी बिज़नेस है, तो एजेंसी बिज़नेस भी यहाँ पर कवर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपको रेमुनरेशन मिलती है, इंटरेस्ट मिलती है एक पार्टनरशिप फ़र्म से, आप पार्टनरशिप फ़र्म में पार्टनर हैं या वहाँ से आपको कोई रेमुनरेशन या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो तब भी आप यहाँ पर सेक्शन 44 AD के अंदर ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि डिडक्शन क्लेम करता है इन सेक्शंस के अंदर, सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA एंड चैप्टर 6A, 80H से लेकर 80RRB तक। तो चैप्टर 6A के अंदर 80C भी आता है, 80D भी आता है। तो यहाँ स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया है चैप्टर 6 के अंदर अगर आप 80H से लेकर 80RRB की डिडक्शन क्लेम करते हैं और ऊपर आपके सेक्शन 10A, 10AA, 10B और 10BA की डिडक्शन क्लेम करते हैं, तब भी आपका एलिजिबल बिजनेस नहीं होगा सेक्शन 44 AD के लिए। तो मतलब सेक्शन 44 AD का बेनिफिट आप नहीं उठा पाएंगे। तो अब मैं कुछ आपके साथ कुछ 3 सिनेरियो डिस्कस करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो पहला सिनेरियो तो क्या है? पहला सिनेरियो तो यही है कि आपका सपोज़ 2 करोड़ रुपए तक का कोई टर्नओवर या सेल है आपकी बिज़नेस की। वहाँ पे सारा ही ग्रॉस रिसिप्ट जो आपको आती है, सारी ही डिजिटल मोड में आती है, बैंकिंग मोड में आती है। तो इस तरीके से आपकी जो भी 2 करोड़ रुपए तक की रिसिप्ट होगी या सेल होगी, उसका 6% प्रॉफिट आप डिक्लेयर कर देंगे। तो वो 12 लाख से ज़्यादा आएगा नहीं। तो जो 12 लाख से ज़्यादा होगा नहीं, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है और किसी भी तरीके की बुक्स आपको मेंटेन नहीं करनी है, कोई टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि सपोज़
अब आपका जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस के अंदर आप कहते हैं कि मुझे तो 6% का प्रॉफ़िट होता ही नहीं है, मुझे तो प्रॉफ़िट जो होता है वो 6% से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 44 एडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 6% प्रॉफ़िट तो आपको दिखाना ही दिखाना है। अगर आपका बिज़नेस इस तरीके का है कि आपका प्रॉफ़िट 6% से कम होता है, सपोज़ यहाँ पे जैसे 2 करोड़ के ऊपर 4% का प्रॉफ़िट आपको होता है, तो 8 लाख का प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो उस केस में फिर अगर आप कम दिखाएँगे तो आपको उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट जो है मेंटेन करनी पड़ेंगी और आईटीआर 3 आपको फाइल करनी पड़ेगी। वैसे तो वहाँ पर भी आपका जो टैक्स हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, बट अगर आप अभी 24-25 फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो वहाँ पर आप फँस जाएँगे, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। 7 लाख रुपए से नीचे होगी तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो 25-26 में तो आप सेफ़ हैं, क्योंकि अगर 8 लाख रुपए भी इनकम है तो टैक्स तो आपका ज़ीरो ही जाना है। बट क्योंकि सेक्शन 44 एडी ये कहता है कि आपको 6% से प्रॉफ़िट कम डिक्लेयर नहीं करना है, तो उस केस में अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। सॉरी, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, टैक्स तो ज़ीरो ही होगा क्योंकि 12 लाख रुपए तक इनकम है। बट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट वहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी, और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन अगर आपको करनी पड़ेगी तो फिर आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। मीन्स आपको सारे ही वहाँ पर अपने प्रॉपर खर्चे वगैरह जो किए हैं आपने वो सारे दिखाने पड़ेंगे। तीसरा एक केस हो सकता है, सपोज आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 6% से ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 44 ये डी ये कहता है जो भी आपकी डिजिटल रिसिप्ट हैं उसका 6% आपको दिखाना है, कैश रिसिप्ट का 8% दिखाना है। तो ये 6% 8% आप दिखा सकते हैं, बट अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपको एक्चुअल ही दिखाना पड़ेगा। तो तीसरे बिज़नेस में मैं मान के चलता हूँ एक पर्सन है जिसका जो बिज़नेस में प्रॉफिट होता है वो 15% होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 करोड़ का अगर मैं 15% करूँगा तो उसका जो प्रॉफिट हो गया वो 30 लाख रुपीज़ हो गया। तो इस केस में उसको 30 लाख की ही इनकम दिखानी पड़ेगी, बट स्टिल वो सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल कर लेगा। तो सेक्शन 44 एडी को फाइल कर लेगा, बिजनेस इनकम होगी, नॉर्मल जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट यहाँ पर अब उसको इनकम टैक्स की रिबेट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स की रिबेट जो मिलती है वो केवल आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तभी मिलती है। अब यहाँ पे इनकम तो 12 लाख से ज़्यादा हो गई तो इसलिए यहाँ पर आपको रिबेट नहीं मिलेगी, बट सेक्शन 44 एडी के अंदर आईटीआर 4 जरूर आप फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ रियल केस सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पे आपका प्रॉफिट 6% आप डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट 6% से ज़्यादा है तो आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट 6% से कम है और आप 6% से कम दिखाने की कोशिश करेंगे तो उस केस में फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये 3 सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं। अब देखिए, जब ये पिक्चर में आई है बात कि 2 करोड़ रुपए तक का अगर मेरा बिज़नेस है तो मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो अब देखिए, जो भी असेसिस हैं, बिजनेसमैन हैं, टैक्स पेयर हैं, वो अपना दिमाग चलाना शुरू कर देंगे और वो क्या कहेंगे कि अगर मेरा सपोज़ करें 6 करोड़ रुपए का बिज़नेस है तो मैं अपने फैमिली मेंबर के अंदर ही जीएसटीएन नंबर लेना शुरू कर दूंगा और 2-2 करोड़ रुपए का बिज़नेस जो है उनके नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ताकि मुझे किसी भी तरीके का टैक्स ना पे करना पड़े। तो ऐसा भी लोग सोचना शुरू कर देंगे। बट आप ध्यान रखें, जो भी आप सोचते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले से ही वो सोच के रखा होता है और उसी के हिसाब से वो स्क्रूटनी शुरू कर देते हैं करना, और कहीं ना कहीं आपको जो है पकड़ लेते हैं। तो तभी मैं बोल रहा था टैक्स अथॉरिटी मॉनिटर अनयूजुअल पैटर्न ऑफ जीएसटी नंबर विद इन ए फैमिली। तो अभी आप अपने सिंगल नाम से ही बिजनेस कर रहे थे 6 करोड़ का, 5 करोड़ का, अब नेक्स्ट ईयर आपने 3 अलग-अलग जो है पैन नंबर पे, जीएसटी नंबर पे बिज़नेस शुरू करना कर दिया 2-2 करोड़ का विद इन फैमिली। तो कहीं न कहीं अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स अथॉरिटी इसको मॉनिटर कर लेते हैं और उनको कहीं न कहीं इसके अंदर कुछ लूप होल नज़र आता है, कुछ अनयूजुअल पैटर्न नज़र आता है, तो वो कहीं न कहीं यहाँ से भी आपको पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से देख सकते हैं आप, आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग ऑफ बिज़नेस टू स्टे अंडर 2 करोड़ मे बी चैलेंज टू एज टैक्स अवॉइडेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि अब टैक्स पेयर्स अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे कि हम अपने बिज़नेस को 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर जाने ही नहीं देंगे। तो वो अपने फैमिली मेंबर्स या किसी के नाम से भी जो है वो जीएसटी नंबर लेके, पैन नंबर लेके काम करना शुरू कर देंगे। तो जो कि कहीं न कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से ही मालूम है। तो यहाँ पर आपको जो है कहीं न कहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दायरे में आ सकते हैं। वहीं मल्टीपल प्रोप्राइटरशिप विदाउट जेन्युइन सेपरेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी में लीड टू इन्वेस्टिगेट और रीअसेसमेंट। तो वही बात मैंने आपको बोली है, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, रीअसेसमेंट हो सकता है, जहाँ पर आप जो है फँस सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 44 एडी के अंदर आप 2 करोड़ रुपए तक का अगर आपका टर्नओवर है, सेल है, तो आप अपने टैक्स जो पे करेंगे वो ज़ीरो पे करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। बट 24-25 के लिए दोस्तों ये लिमिट 2 करोड़ का टर्नओवर की बजाय 1 करोड़ 16 लाख रुपए की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना है।
तो ये था वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो क्योंकि डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर क्लैरिटी मिली होगी, और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।